नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआती बिकवाली 18,060 के आसपास के लोज और वहां से पुल बैक करीब 18,150 पे अब निफ्टी कामकाज करते हुए तो निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी इंडेक्स ने दिखाई है। हालांकि डे हाई से अभी भी थोड़ा सा दूर है 20 अंकों के आसपास, लेकिन फिर भी निचले स्तरों से मस्त रिकवरी आपको अब दिखाई पड़ेगी निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर, जहां पर लोअर लेवल से अच्छा मूव आया है। 90 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी दिखा चुका है और निफ्टी बैंक भी करीब 184-185 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा रहा है। हालांकि वो अभी हरे निशान में नहीं है, लेकिन रिकवरी वहां जरूर देखने को मिली है। लाइक वाइज आप निफ्टी आईटी लेकर आए क्योंकि वहां पर भी आज सपोर्ट है और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आईटी डे हाई पर कामकाज कर रहा है, करीब 300-400 अंकों पर निचले स्तरों से ट्रेड करता हुआ। आईटी इंडेक्स में अच्छी मूव है, 450 पॉइंट तेजी है, 1.5% का उछाल है और मेजरली निफ्टी को लोअर लेवल से पुल बैक के लिए यहीं से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। तो दोनों इंडिसेस प्रोमिनेंटली लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद फ्लैटिश टोन पे भी कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर, जो शुरुआती कारोबार में करीब 400 पहुंच गया था, बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर करीब 1700-1900 थे। अब 1200 शेयर हैं जो तेजी में हैं और 1600 शेयर हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। 1450 शेयर बीएससी में तेजी में, एफ&ओ में भी करीब 90 शेयरों में तेजी है और 112 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है रिकवरी मार्केट्स में। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शिवांगी सारदा, जो कि मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स की इस रिकवरी को लेकर भी और इनके इंडिविजुअल ट्रेड्स को लेकर भी। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खास तौर से जो क्रूशल जोन्स हैं वो हैं 18,080 सबसे सपोर्ट जो हाल फिलहाल में है। तो 18,000 के जोन्स, अभी 18,100-200 पे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन 18,000 के जोन्स, 18,100 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग भी दिखाई पड़ेगी। 18,080 क्रूशल जोन है तो उसके 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जो मार्केट्स ने रिसेंटली डिप में इस्तेमाल भी किया। अब निफ्टी बैंक लेकर आई क्योंकि वहां पर रिकवरी फेज में अभी भी कामकाज हो रहा है। तो निफ्टी बैंक की रिकवरी में जो ऑप्शंस के नंबर है वो 43,500, 43,600, 43,800 ये जोन्स के अंदर कॉल राइटर्स हैं और इनफैक्ट ये 44,000 होंगे, 43 नहीं 44,000 के जोन्स पे आप मान लीजिए, तो वहां पर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, इसके अलावा हीट मैप लेकर आई क्योंकि रिकवरी आई है और मिड कैप में भी खरीदारी है। दो ये साइन बियरिश है, लेकिन आप इसे करीब 50-50 का रेशियो या फिर 45-55 का रेशियो मान के चल सकते हैं। लॉन्ग है 14, करीब 66 है शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स है 9 और अनवाइंडिंग है 98 शेयरों में। कहां पर लॉन्ग बन रहे हैं? जहां पर नंबर्स का इंपैक्ट है। तो रैमको सीमेंट नंबर्स के बाद स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए अच्छी तेजी वहां पर है। आईटी में आज लॉन्ग बन रहे हैं, तो जिसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस बढ़िया तेजी, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट 4 के 4 शेयर, चारों में लॉन्ग बनते हुए। रैमको सीमेंट्स नंबर के बाद यहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम में शॉर्ट कवरिंग है, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री में शॉर्ट कवरिंग है और ओबेरॉय रियल्टी और डीएलएफ 2 दिन से प्रेशर में थे, यहां पर शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। खासतौर से एचडीएफसी एएमसी न्यूज फ्लोज के दम पे यहां प्रेशर, कमिंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, मुथूट फाइनेंस दबाव में, कोरोमंडल, एस्ट्रल लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग यहां पर होते हुए और आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब 2% नीचे भी कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और आप में और बाजार की रिकवरी एक साथ दोनों आए हो, कैसे देख रहे हो आप इस रिकवरी को? कितनी सस्टेनेबल है? कहां जाएगा इंडेक्स आज? जी नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है काफ़ी एक दिनों के रैली के बाद 3 दिनों से हम प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज कंसर्न का बात ये है कि जो पिछले वीक का लो था यानी कि 18,100 का लेवल्स जो था वो निफ्टी ने तोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है हायर जोन्स पे, पर जो हम अभी फ़िलहाल भी हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बेस बाइंग इंटैक्ट है। तो इस तरह का जो एक्शन हो रखा है कि सपोर्ट पे बाइंग है और हायर जोन्स पे प्रेशर है, तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट जो है प्रतीत होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे ऊपर में जो है 18,250 तक के लेवल्स एक ध्यान रखें और नीचे 18,081 के एक लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इस रेंज में कामकाज करने की रणनीति बनाएं। और दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे स्लाइट आउट परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू निफ्टी। पिछले 3 दिनों से एक काफ़ी रेंज में कामकाज कर रहा है इंडेक्स और हम देख रहे हैं कि उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा टूट नहीं रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे जो है इसी रेंज बाउंड मार्केट में प्ले करे और ऊपर जो लेवल्स हैं यहाँ पे 44,000 तक के बनते हुए दिख रहे हैं और 43,500 के एक सपोर्ट। एक छोटा रेंज है क्योंकि जो है स्विंग्स है वो स्विंग्स देखने को मिलेंगे पर रेंज जो है वो छोटा रहेगा। तो इसे कॉशियसली ट्रेड करें और अप्लाई करें।
और एक स्पेशली निफ्टी बैंक एक छोटे दायरे के अंदर रहेगा। निफ्टी केस में 18,250 ऊपर और 18,080 ये क्रूशल जोन है, 18,080 जो है। लेकिन आज इंट्राडे में भले 18,080 के नीचे मार्केट गया, लेकिन 18,081 को एक स्टॉप लॉस लेके 18,250 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। 100 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पर अभी भी खुल रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 44,000 के टारगेट्स, 43,500 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर भी आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजिशंस को देख सकते हैं। तो शिवांगी मैम, अब बारी आती है इंडिविजुअल कॉल्स की। कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां पर मंदी? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल कॉल्स की अगर हम बात करें तो आज जो पहला सेक्टर है जो पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है वो है आईटी पैक। तो यहाँ से एक कॉल जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम आईटी में जो है काफ़ी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, परसिस्टेंट सिस्टम्स, बी सॉफ्ट। यहाँ पे मेरी अगर बाइंग साइड में हम देखें तो यहाँ पे जो है परसिस्टेंट सिस्टम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे खरीदारी करें। और जिस तरह से हमने देखा है कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड ऑन किए हैं अपने जोन्स को, और यहाँ पे भी हमें एक काफ़ी रेजिलियंट स्ट्रेंथ बनते हुए दिखा है ओवर द मार्केट वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे बिल्कुल हम खरीदारी करें और इन्हें रखें अपने पोर्टफोलियो में। इमीडिएटली ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो 5070 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 4780 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। दूसरा कॉल मेरा रहेगा इंडियन होटल पे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे एक सेक्टर प्ले हुआ है इसमें, और पूरा ये जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी तरह से पैन आउट हुआ है। चाहे हम इंडिको की बात करें या इंडियन होटल की बात करें, तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे हैं, अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिला है पिछले 4 दिनों से। वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो पिछले 7 से 8 हफ्तों से ये कंटिन्यूसली अपना बेस जो है वो शिफ्ट करते जा रहा है हायर जोन्स पे। तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 388 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 365 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा डीएलएफ पे। काफ़ी शानदार मूव पूरे इस स्पेस में, और जिस तरह से हमने देखा है कि नॉन जो एफएनओ स्टॉक्स है इस स्पेस में वो भी काफ़ी अच्छे तरह से परफॉर्म किए। यहाँ मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा डीएलएफ, क्योंकि जिस तरह से इसने वीकली में एक ब्रेकआउट दिया है और फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, काफ़ी एक प्रॉमिसिंग लग रहा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है मैकेनिकल इंडिकेटर में, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी हम कर सकते हैं। 488 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 460 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 460 का स्टॉप लॉस आप लॉन्ग जाएंगे डीएलएफ में। इंडियन होटल 388 के टारगेट्स के लिए 365 का एक स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी बनते हुए देख सकते हैं। शिवांगी मैम, 2 नाम, नंबर्स का इम्पैक्ट, एक है रैमको सीमेंट, बढ़िया एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है, और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर ये भी आ गया है नंबर्स के बाद। क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल, रामको सीमेंट्स की ऑफकोर्स हम बात करें तो पूरे सीमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है, तो कोई भी थोड़े डिक्लाइंस का वेट करे, इसमें हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 860 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं। 815 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। और दूसरी ओर अगर हम मैकडॉवेल की बात करें तो ऑफ कोर्स आज फ्राइडे प्ले आउट कर रहा है स्टॉक के लिए, और जिस तरह से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है डेली फ्रेम में, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। रेजिस्टेंस लेवल्स के भी ऊपर कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक तेज़ी एक्सपेक्टेड है। 850 तक के लेवल्स जो है उसके लिए वॉच आउट कर सकते हैं 800 के एक सपोर्ट के साथ। 800 का सपोर्ट और 820 पे कामकाज कर रहा है 850 के टारगेट्स के लिए। अर्निंग्स का इम्पैक्ट यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिला दिन के ऊपरी स्तरों पर यूनाइटेड स्पिरिट्स कामकाज करते हुए। आगे अब अर्निंग्स की बात हुई है तो कुछ और अर्निंग्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। नतीजे थोड़े से स्लगिश रहे हैं। मुनाफा करीब 4% घटा और EBITDA 10% के आसपास का प्रेशर, मार्जिन 2% YOY बेसिस पे फिसला है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के MD विनीत अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। अग्रवाल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। YOY बेसिस पे नंबर्स थोड़े से स्लगिश दिखाई पड़े हैं, लेकिन चीज़ें Q-on-Q बेसिस पर पिकअप कर रही हैं। पहले तो आप की हाइलाइट्स नंबर्स के मेंशन करें, किस तरह के नंबर्स रहे, कैसा वॉल्यूम का नंबर देखने को मिला, क्या की ट्रिगर्स काम करके गए? नमस्ते सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। YOY नंबर्स में एक हमारा जो लास्ट ईयर कुछ डेप्रिसिएशन के नंबर्स ज़्यादा थे, तो एबिटा लेवल उससे बढ़ गया था, और साथ में लास्ट ईयर हमारा जो शिपिंग बिजनेस था उसमें अच्छा
ग्रोथ था और मार्जिन्स भी था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल जो ग्लोबल शिपिंग रेट्स थे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिला था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो मार्जिन स्ट्रक्चर आया है ये थोड़ा नॉर्मलाइज्ड हुआ है, और ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेगा। जो पिछले 2 साल से ये काफी इम्प्रूवमेंट है इसमें। सेकेंडली, जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं हमारे, और जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बात होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का, तो हमारा जो रेल बिजनेस है या जो सी का बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, और वो कंटिन्यू हो रहा है साथ साथ। एक और जो ग्रोथ ड्राइवर रहा है पिछले साल में वो है ऑटोमोटिव सेक्टर। हम जानते हैं कि 22 में ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी बुरा हाल था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी। पिछले साल इसमें काफी नए लॉन्चेस भी हुए, चिप शॉर्टेज भी कम हुआ और अच्छा ग्रोथ भी दिखा। मुझे लगता है ये ग्रोथ कंटिन्यू भी होगा, और डेफिनेटली इससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स में काफी आगे हैं। हम इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी करते हैं और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, तो हमें अच्छा मार्जिन स्ट्रक्चर मिलता है। ओके। तो वैसे मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले साल FY 24 का जो हमारा गाइडेंस है वो 10 to 15% टॉप लाइन और 10 to 15% बॉटम लाइन को हम जरूर अचीव करेंगे। अग्रवाल सर, 3 सब सेगमेंट्स की बात करें तो जिसमें अभी आप क्लैरिफिकेशन दे भी रहे थे नंबर्स को लेकर, फ्रेट, सप्लाई चेन और सीवेज, इसमें YOY बेसिस पे थोड़ा सा स्लगिश जरूर नंबर आया है, लेकिन क्योंकि अब फ्रेट रेट स्टेबल है, इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, चिप शॉर्टेज का पार्ट भी खत्म हुआ है, और जो बाकी दोनों स्पेस हैं चाहे फ्रेट और सप्लाई चेन, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हुई है, फेस्टिव का डिमांड भी अब ईज आउट हुआ है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है सब सेगमेंट्स का वो कैसे रेस कर रहा है? अभी जो वैसे हमारा एस्टिमेशन है कि कुछ पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। जो नेगेटिव प्रेशर्स हैं वो है एक्सपोर्ट मार्केट में, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, तो उसका थोड़ा नेगेटिव प्रेशर रहता है। कुछ ये सीजनल भी है, Q1 Q2 थोड़ा सा सीजनल रहता है, जैसे आपने भी कहा वो जो फेस्टिवल सीजन का प्रेशर या जो ईयर एंड का प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसका आगे हम Q3 और Q4 में कैचअप हो जाता है। बट सभी सेगमेंट्स में मुझे लगता है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की और देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा है उसमें कई चीज में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका काफी हाई है। कई इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं या सीमेंट स्टील की कंपनियां हैं, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमें लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि हम इनका माल उठा करके ले जा सकते हैं। बट साइमल्टेनियसली जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कि इससे लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होता है, और वो हमारे ऑपरेशंस में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ओके, दूसरी तरफ कंजम्पशन की तरफ जो है, इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे कि हमने देखा पिछले साल जो भी इन्फ्लेशन के कारण जो डिमांड था कई सेक्टर्स में थोड़ा सा सबड्यूड था, वो अब धीरे धीरे करके निकलेगा जैसे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं इंडस्ट्री के लिए। अग्रवाल सर, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट और कंपनी के नंबर्स में मैंने देखे हैं। एक कंपनी ने TCI मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक करके एक आर्म नई बनाई है, उसको लेकर। दूसरा, आपने एक बैंगलोर में IIM बैंगलोर के साथ कोलैबोरेशन किया है सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी लैब को लेकर। इन दोनों पे के रेशनल्स क्या हैं और क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा? जी हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है कई सेक्टर्स में वो काफी इम्प्रूवमेंट पे है। तो हमारा जो आज के डेट में सर्विसेज है वो इंडिया में तो मोर देन 1000 लोकेशंस है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे UAE के साथ ट्रेड बढ़ रहा है इंडिया का, और स्पेशली कई एरियाज जैसे कि केमिकल लॉजिस्टिक्स वगैरह में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ बोर्ड ने डिसाइड किया कि वहाँ एक सब्सिडरी खोला जाए और इसको अपॉर्चुनिस्टिकली देखें। सेकेंडली, जो IIM बैंगलोर के साथ हमने सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी लैब एक नया चालू किया है। इसका आइडिया ये है कि आज की डेट में सभी कंपनियां उनके जो ESG गोल्स है या चाह रहे हैं कि वो ग्रीन लॉजिस्टिक्स करें और सप्लाई चेन को कैसे ग्रीन बनाए,
उसके लिए यहाँ हम स्टडीज करेंगे और कई कॉर्पोरेट्स के साथ डिस्कशन रहता है कि इसको हम इम्प्रूवमेंट, जैसे पैकेजिंग स्टैंडर्ड है या जो मेरे एमिशंस हैं वो मैं कैसे कम कर सकता हूँ। उसमें लेटेस्ट चीज जो हमने लॉन्च किया है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैलकुलेटर। तो आप उसमें आप डाल सकते हो कि आपका एक ट्रक है जो ए से बी जा रहा है और उसमें 25 टन माल है और ये BS5 का ट्रक है, BS6 का ट्रक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा कितना एमिशन निकलता है। तो ये सब चीज जो है हम आगे फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं कि कैसे सप्लाई चेन्स को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं अपने देश में। अच्छा इनिशिएटिव है अग्रवाल साहब, मुबारक हो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आपको। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, नंबर्स को लेकर और एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे कुछ और ऑप्शंस के ऊपर भी। पिछली बार कमिंस पे बात की थी शिवांगी मैम ने और एक शानदार तेज़ी वहाँ देखने को मिली हुई थी। देखते हैं कि अब टारगेट्स भी इनफैक्ट उसके अचीव होते हुए दिखाई पड़े थे। अब सिचुएशन कैसी है उस पर चर्चा करेंगे और साथ साथ सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं मैम से एक छोटे से ब्रेक के उस पर। मिड कैप स्मॉल कैप हरे में नहीं है, निफ्टी भी वहीं पर ही है 18,137 के आसपास अभी कामकाज करते हुए, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी जरूर इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी है। शिवांगी मैम, पहले सीमेंस था, वो मैं कमिंस बोल गया उसको, सीमेंस की कॉल के बाद अब आपकी तरफ से कौन सी कॉल रहेगी इस हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है बिरला सॉफ्ट। तो काफ़ी एक अच्छा अपमूव हमने देखा है, पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। मंथली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक लोअर ट्रेंड का नेगेशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग रिस्क रिवॉर्ड जो है स्टॉक में बिठा रहा है अभी। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से ये डेली फ्रेम में भी होल्ड कर रहा है डिस्पाइट मार्केट के वीकनेस के बावजूद, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। 330 के कॉल ऑप्शन को ध्यान रखें, 4.5 के स्टॉप लॉस के साथ 9 रुपए के टारगेट्स के लिए। 9 रुपए का टारगेट्स और 330 की कॉल। शिवांगी मैम, आपने क्या स्टॉप लॉस क्या बोला? 4.5 राइट? 4.5 ओके, और 9 रुपए का टारगेट्स। तो बिरला सॉफ्ट 330 की कॉल करीब 6.5 बातचीत में बढ़ गई और 330 की कॉल में आप 9 रुपए के टारगेट्स के लिए से लॉन्ग देख सकते हैं, 4.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहले परसिस्टेंट जिस पर शिवांगी मैम लॉन्ग, और उसके बाद अब बिरला सॉफ्ट जहां पर आप 330 की कॉल में आउटराइटली पोजीशन ले सकते हैं 9 रुपए के टारगेट्स के लिए और 4.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। डे हाई पे कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स में रिकवरी, लेकिन अभी तक सो फार मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में नहीं लौटा है। तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सास वो सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।